हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने 10th चैप्टर को स्टार्ट किया था, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट, आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। स्टूडेंट, जैसा कि हमने जब अपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए आर्टिकल 368 को दिया गया है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है। और स्टूडेंट, अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम किस किस तरह से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स को कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 368। ठीक है, आर्टिकल 368 एक ऐसा प्रोविज़न है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट हैं उनके लिए फर्दर 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन करता है और 2 टाइप से अमेंडमेंट को कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अदर आर्टिकल्स भी हैं जिनके थ्रू कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है और उसके लिए एक सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है पार्लियामेंट में। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 2 चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 368 और दूसरा आता है कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिनके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्दर अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की ज़रूरत होती है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आर्टिकल 368 है उसमें क्या क्या प्रोविज़न्स दिए गए हैं अमेंडमेंट करने के लिए, और उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में। स्टूडेंट, जो ये अंडर आर्टिकल 368 है इसमें 2 टाइप्स से अमेंडमेंट को किया जा सकता है। 2 टाइप्स के प्रोविज़न्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें सबसे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसमें कहा गया है बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें कहा गया है कि इसमें क्या होगा, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू उस लेजिस्लेशन को, उस बिल को पास होना चाहिए, उसके बाद ही वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में चेंज आएगा। और स्टूडेंट, आर्टिकल 368 के अंडर ही जो फर्दर जो दूसरा टाइप का अमेंडमेंट है उसके लिए कहा गया है कि उसमें क्या होगा, उसमें स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट्स की रैटिफिकेशन भी चाहिए होगी बाय ए सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट का उसमें पार्लियामेंट की जो कंसेंट है, जो पार्लियामेंट की मेजॉरिटी है वो तो चाहिए ही, साथ ही साथ क्या है, कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं जिनके लिए जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनकी रैटिफिकेशन भी चाहिए, साथ में क्या हो, उनकी सिंपल मेजॉरिटी के साथ। तो स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा कि आर्टिकल 368 के अंदर भी 2 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट के प्रोविज़न हैं, और उसके बाद कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स भी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अदर आर्टिकल्स में दिए गए हैं जिनके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हमारे पार्लियामेंट में उनको पास किया जा सकता है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात आती है तो वहाँ पे ये आर्टिकल 368 काम नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पे अगर सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट जिसको कि हम पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास करते हैं, तो उनका जो एम्बिट होता है वो आर्टिकल 368 से बाहर होता है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो ये टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट हैं ये मेनली कितने टाइप के हैं, ये 3 टाइप्स के हैं, जिसमें कि जो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से मीन्स स्टूडेंट ये है कि ये ऐसे अमेंडमेंट हैं जो कि आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 368 में नहीं आते हैं जिसमें कि पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। ये ऐसे प्रोविज़न्स जो हैं वो आर्टिकल 368 के एम्बिट से बाहर हैं। जो नेक्स्ट टाइप है उसमें कहा गया है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए इस प्रोविज़न को माना जाता है कि पार्लियामेंट में उसको किस तरीके से पास होना होगा, उसको स्पेशल मेजॉरिटी से ही पार्लियामेंट में पास होना होगा, तब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
अमेंडमेंट एक्ट में चेंज आएगा। ये है इसका दूसरा टाइप। और उसके बाद जो थर्ड टाइप है, जो कि ये भी क्या है, जो स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, ये आर्टिकल 368 के अंडर ही आता है। और जो नेक्स्ट और जो थर्ड है उसमें कहा गया है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसमें क्या होगा, थर्ड टाइप में बताया गया है कि पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होनी चाहिए, जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनकी लेजिस्लेचर का रैटिफिकेशन भी होना चाहिए, उनको भी सिंपल मेजॉरिटी से रैटिफिकेशन उनका हाफ ऑफ द स्टेट का मिलना चाहिए। कुछ ऐसे अमेंडमेंट हैं। तो स्टूडेंट हमने देखा कि क्या है यहाँ पर बेसिकली अगर कैटेगराइज किया जाए तो 3 टाइप्स के अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, जिसमें से जो 2 टाइप्स हैं वो तो अंडर आर्टिकल 368 ही हमने स्टडी कर लिए, जिसमें कि हमने पहले कहा कि क्या होना चाहिए, उसको मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में, तभी उसको पास किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368। और अंडर आर्टिकल 368 ही हमने एक और प्रोविज़न को पढ़ा अमेंडमेंट के, कि उसमें कहा गया कि इसमें पार्लियामेंट का जो स्पेशल मेजॉरिटी है वो तो मिलनी ही चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, जो हाफ ऑफ द स्टेट्स हैं उनकी रेटिफिकेशंस भी सिंपल मेजॉरिटी के साथ मिलनी चाहिए। तो ये हो गए 2 टाइप जो कि आर्टिकल 368 के अंडर ही इंक्लूड हैं। और स्टूडेंट जो थर्ड टाइप था जिसको मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, ऐसे अमेंडमेंट आएंगे जो कि हमारी पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जिनको पास किया जा सकता है। और स्टूडेंट जब पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी की बात आती है और उससे कोई लॉ या लेजिस्लेशन को पास किया जाता है और उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तो तब क्या होता है, ये आर्टिकल 368 के अंडर नहीं आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 368 की बात जब भी हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड, तो उसमें क्या होगा, उसमें कभी भी जो पार्लियामेंट है उसकी मेजॉरिटी, और वो भी मेजॉरिटी भी कैसी होनी चाहिए, उसकी जो होगी वो स्पेशल मेजॉरिटी आएगी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से उसको पास होना होगा। लेकिन जब भी हम सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 368 के अंडर ऐसा चेंज या ऐसा अमेंडमेंट नहीं आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इस कैटेगरी को पढ़ेंगे जिसमें कि क्या है, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई ऐसा लेजिस्लेशन बनाया जाए या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई ऐसा चेंज किया जाता है जो कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू दोनों हाउसेज में उसको पास कर लिया जाता है, तो वो क्या होगा, आर्टिकल 368 के बाहर होगा। उसको आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट के प्रोसीजर में इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि आर्टिकल 368 में जो मेजॉरिटी है वो कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक मेजॉरिटी होनी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सेकेंड और थर्ड दोनों में ही क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट है, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर है। जबकि स्टूडेंट जो सिंपल मेजॉरिटी का केस है वो क्या है, आर्टिकल 368 से बाहर है। और ये बी और सी जो पॉइंट हैं ये दोनों आर्टिकल 368 के प्रोविजंस के अंडर ही आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है इसके थ्रू क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू हम क्या क्या चेंजेस यहाँ पर किए जा सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हम देखते हैं। जिसमें कि सबसे पहला जो पॉइंट है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। इसके लिए क्या है, दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से उसको उस लॉ को पास होना होता है, उस बिल को पास होना होता है और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में चेंज हो जाता है, अमेंड हो जाता है। जैसे कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, जैसा कि स्टूडेंट इसको हमने आर्टिकल 3 के अंदर भी पढ़ा था कि उसमें एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स को पार्लियामेंट की ये पावर होती है और उसको वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही चेंज कर देती है। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत नहीं होती है।
तो सबसे ऐसी इसमें हम ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जिसके लिए पार्लियामेंट की जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है और उसके थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन चेंजेस को लाया जा सकता है, इन अमेंडमेंट को किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला है कि क्या किया जाए, किसी भी नए स्टेट्स का एडमिशन किया जाए, मीन्स कि नए स्टेट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि इसको हमारी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही पास कर दिया जाएगा और इसको क्या है इजीली जो ये प्रोविज़न है उसमें हम जो नए स्टेट्स का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको हम कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट बताया गया है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट या सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है, ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों में ही क्या होगा, दोनों ही हाउसेस में सिंपल मेजॉरिटी मिलने के बाद किसी भी हमारे जो भी स्टेट्स हैं उसमें नए स्टेट का फॉर्मेशन किया जा सकता है। किसी भी स्टेट का जो एरिया है उसको बदला जा सकता है और जो किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज़ हैं उनको भी आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है या फिर किसी भी स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से इस लॉ को पास करके, उस बिल को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास करके। और साथ ही स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। ये कहा गया है कि जब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं स्टेट में उनको अबॉलिश करने के लिए या फिर उनको क्रिएट करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की ही ज़रूरत होती है। उसके लिए किसी भी पार्लियामेंट की जो स्पेशल मेजॉरिटी है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है और इसको आर्टिकल 368 के एम्बिट से बाहर रखा गया है। उसके बाद जो सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है उसके थ्रू ही जो ये प्रोविज़न्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं, जिनमें कि इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ द प्रेसिडेंट हैं, मतलब प्रेसिडेंट हैं, जो भी ये गवर्नर्स हैं, स्पीकर्स हैं और जो जजेज हैं, जो भी क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज़ हैं, उनके लिए जो भी सैलरीज़ हैं, जो भी अलाउंसेस हैं, जो भी उनको प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उनमें जो भी चेंजेस किए जाने हैं उनको पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जा सकता है, उनमें कोई भी चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कोरम इन द पार्लियामेंट। ये कहा गया है कि जो कोरम होता है, कोरम का मीन्स स्टूडेंट, पार्लियामेंट में जो वहाँ की पार्लियामेंट की जो डेली की जो वर्किंग है उसको स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ अटेंडेंस होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो उसको कहा जाता है कोरम, जिससे कि क्या हो सके कोई भी प्रोसेस जो वर्किंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया जा सके। उसके लिए एक सर्टेन मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में फिक्स किया जाता है कि अगर मिनिमम इतने मेंबर प्रेजेंट होंगे तो उसके बाद ही क्या होगा हमारी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट की जाएंगी। तो स्टूडेंट जैसे कि लोकसभा में क्या है 10% है, मान लीजिए क्या है लोकसभा में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 543 हैं, तो उसके लिए अगर 10% कोरम है तो इसका जो 10% होगा वो क्या हो जाएगा एट अबाउट 55 अगर मेंबर प्रेजेंट होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इतने एमपी अगर लोकसभा में आते हैं तो तब क्या होगा, तभी जो ये हाउस है लोकसभा है उसकी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। ठीक है, अगर 55 से कम लोग हैं, कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उस टाइम पर जो भी संसद है या फिर जो भी क्या है ये हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनकी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है,
इसी को कहा जाता है कि कोरम इन पार्लियामेंट। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये बताया गया है कि कोरम का जो भी निर्धारण है, जो भी उसका जो उसके लिए जैसे 10% अभी बताया गया है लोकसभा में, या फिर इसको 20% करना है, या 30% करना है, या 15% करना है, तो इस चीज़ को भी हमारे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी से पास करके इस कोरम को भी चेंज किया जा सकता है, ये इसमें कहा गया है। उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि अगर जो भी हमारे क्या है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनकी सैलरीज़ में, उनके अलाउंसेस में कुछ भी चेंजेस लाने हैं, तो उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, उसको भी हमारे पार्लियामेंट में ही सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पास किया जा सकता है, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे फिर जो भी सैलरीज़ में चेंजेस लाने हैं या अलाउंसेस में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, वो इजीली लाए जा सकते हैं विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 368 है। उसके बिना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो सैलरीज़ और अलाउंसेस हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, इनको पार्लियामेंट की सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, नेक्स्ट चेंजेस ऐसे बताए गए हैं जो कि जिसके लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी की ही ज़रूरत होती है, वो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अपने काम करने के जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी तरीके होते हैं, वहाँ पे जो भी रूल्स होते हैं, उनके लिए उनमें अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो पार्लियामेंट में क्या है, उसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, उसको उन रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। उसके लिए अंडर आर्टिकल 368 कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट की ज़रूरत है। इसको सिंपल मेजॉरिटी से ही पास कर लिया जाएगा, उसमें जो भी चेंजेस लाने हैं वो लाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज़। मींस कि पार्लियामेंट के जो भी मेंबर्स हैं उनको जो भी प्रिविलेजेस दी जाती हैं, जो भी उनको छूट दी जाती हैं, उनके मेंबर्स को, और इनकी जो भी कमिटियां होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, उनके लिए जो भी प्रिविलेजेस हैं उनको भी पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जा सकता है और उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। स्टूडेंट इस चीज़ को भी डिसाइड करना कि पार्लियामेंट में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाना है या फिर नहीं यूज़ करना है, इसके लिए भी पार्लियामेंट में उसको सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू बिल को पास करके उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। और जो कि ये क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करना है पार्लियामेंट में या नहीं करना है, उसके लिए प्रोविज़न किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, नंबर ऑफ प्यून जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो सबॉर्डिनेट जजेस होते हैं, ठीक है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे नीचे स्तर के जो भी जजेस होते हैं, उनके जो नंबर्स हैं उनको जो घटाना या बढ़ाना है, उनमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, उस चीज़ को भी पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू उस लॉ को लाके इनके नंबर्स को चेंज किया जा सकता है, बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्यून जजेस मीन्स स्टूडेंट, प्यून मीन्स होता है कि क्या है, जो कि निचले स्तर के हों, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो सबसे बड़े होते हैं, सबसे सुपीरियर होते हैं, और उनके बाद के जितने भी लोअर जजेस हैं उनको हम कहेंगे प्यून जजेस। और अगर इन लोअर जजेस के अगर नंबर को चेंज करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट के पास राइट है कि उसको वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू संसद के दोनों ही सदनों में पास करा के क्या कर सकती है, उसमें चेंज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंपल मेजॉरिटी के लिए ही दिया गया है, कन्फर्मेंट ऑफ मोर जुरिस्डिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो भी कोई भी जुरिस्डिक्शन है उनसे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोविजंस हैं तो उसको भी पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज किया जा सकता है, उसमें भी अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी या फिर जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका यूज किस
तरीके से किया जाना है, ये सब चीज़ें, इसके लिए जो भी प्रोविज़न है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के द्वारा एक सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू ही उस बिल को पास करके बनाए जा सकते हैं और उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें हमने समझा कि सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी दो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो तरीके हैं उनको समझेंगे। अभी का लेक्चर यहीं रखते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।